हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम गणित कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 6 ज्यो प्रक्रम के अध्याय से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सभी को हम हल करेंगे। यह सीरीज हमारी छुपाए फास्ट रिवीजन सीरीज है। तो चलिए देर न करते हुए आपसे निवेदन है कि प्यारे छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम पास नरेश कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, एक शब्द में उत्तर है। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन डॉट डॉट के रूप में अवशोषित होता है, तो अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का ऊर्जा घर डॉट डॉट को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? माइक्रोकांडियो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पादपों में फ्लोएम भोजन संवहन के रूप के लिए उत्तरदायी है। और अगला है, वृक्क द्वारा उत्सर्जित पदार्थ मूत्र कहलाता है या मूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट्स के रूप में करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पहला है का सेलिवरी या एमाइलेज लाइपेज। ये सब क्या है? लार में ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले सेलिबरी या इमाइलेज नामक एंजाइम भोजन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। क्वेश्चन नंबर 9वां, जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए, तो क्या होता है? जीवधारियों में ऊर्जा को एटीपी से नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है। तो उस वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। आप कुछ सत्ता थे। ठीक है। तो सत्ता को छांटते हैं। पहला है, एकीकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सत्य है। एकीकृत क्या है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही आंसर, मतलब सही है, यह सत्य है। दूसरा है हमारा, धमनियों की दीवार से सिराओं से पतली होती है। असत्य। क्या है? यह सत्य है। अगला, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। बिल्कुल सही करती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षुद्रांत यानी बड़ी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगलियां जैसी प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। अगला है, स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतःग्रहण होता है। असत्य है। क्या है? असत्य है। अब क्या आ गया? लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा भोजन। उत्तर में लिखे हम, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर चिकना तथा लसलसा बनाती हैं, जिससे यह भोजन नली में आसानी से नीचे आ जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा के सेल अणुओं में खंडित कर देती है। ठीक है। जिससे भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। अगला है, जलायम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जलायम मतलब जल और फ्लोएम मतलब होता है खाना। क्या होता है? भोजन। तो जलायम पदार्थ में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए वहन करता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। नंबर पहला है,
कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, नंबर दूसरा है जल की उपलब्धता, नंबर तीसरा है सौर ऊर्जा की उपलब्धता, नंबर चौथा क्लोरोफिल की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा वृक्क। वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का निर्माण कीजिए। तो प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्पंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक होते हैं। नेफ्रॉन दो भागों में बना होता है, ब्रोमेन संपुट। नेफ्रॉन एक प्याले के समान संरचना होती है, इससे धमनियां केशिकाओं का गुच्छा होता है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। दूसरा स्रावी कुंडलियां भाग, यह ब्रोमीन संपुट के पीछे का कुंडलित भाग होता है। इसके तीन भाग होते हैं, पहला होता है समीपस्थ कुंडली नलिका, दूसरा होता है यू आकार हेनले का लूप, और तीसरा होता है हमारा क्या होता है दूरस्थ कुंडलियां नलिका। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा मूत्र निर्माण की क्रिया विधि समझाइए या बताइए। तो मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, वृक्क धमनी वृक्काणु की नलिका केशिका गुच्छ से छने हुए मूत्र, जिसमें यूरिया यूरिक अम्ल आदि होता है, को एकत्र कर लेती है। इस प्रारंभिक निस्पंदन में कुछ उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। ये नलिकाओं में मूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। यह मूत्र प्रत्येक वृक्काणु नलिकाओं से संग्राहक मूत्र वाहिनियों में एकत्रित होता है, जहाँ से मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा 6वां क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? तो मानव के वहन परिसंचरण तंत्र के घटक निम्न हैं। नंबर 1 हृदय, नंबर दूसरा रक्त, नंबर दूसरा हृदय, नंबर अगला है रुधिर वाहिनियाँ। ठीक है, तो रक्त यह परिवहन माध्यम का कार्य करता है, जो अपने अंदर विभिन्न गैसों, विभिन्न एंजाइमों, अपशिष्ट हानियों पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। दूसरा हृदय, यह रक्त को विभिन्न भागों को भेजने एवं वहां से रक्त को एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है हृदय। अगला रुधिर वाहिनियाँ, इनके माध्यम से रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइम के क्या कार्य हैं? तो उत्तर है हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आय हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है और पेप्सिन एंजाइम को क्रिया में सहायक होता है। पाचन एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है तथा शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इससे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तथा एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें
वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंतर पढ़ लेते हैं। पहला है वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन में। तो पहला यह है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन। दूसरा यह प्रक्रिया माइक्रोकांडिया में होता है, यह केवल कोशिका द्रव में होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है। तीसरा है इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। अगला है चौथा, इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा पानी है, इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा एल्कोहल है। पांचवा है अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है, यह क्रिया बहुत कम जीवों में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, क्या बोल रहा है? श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका प्रयोग जीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं, इस कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण सहित लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ सूर्य के प्रकाश तथा पूर्ण हरिम की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में निकलती है। तो इसका सूत्र है 660 CO2 प्लस में 12 H2O से क्लोरोफिल की उपस्थिति, मतलब सूर्य की बटे में सूर्य का प्रकाश से बना C6H12O6 प्लस में 6 CO2 प्लस में 6 H2O ग्लूकोज बनता है। अगला है उत्सर्जन का महत्व लिखिए। तो सजीवों में शरीर में उपचयी क्रिया निरंतर होती रहती हैं, इससे विभिन्न उपयोगी पदार्थ का निर्माण होता है जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि वर्ज्य पदार्थ शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं। इन्हीं अनुपयोगी या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, नहीं तो ये शरीर में अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। अतः उत्सर्जन में इन्हीं अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो उत्सर्जन के महत्व है शरीर के पहला महत्व शरीर के द्रवों का मान एवं परासरणी दाब को बनाए रखना। नंबर दूसरा, शरीर के आंतरिक वातावरण को समस्थितिक बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 13वां, अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? तो अमीबा अपना पोषण या अपना भोजन अपनी सतह पर उभरी अस्थायी अंगुलाकार संरचना के माध्यम से ग्रहण करता है। भोजन के कण इन संरचनाओं से चिपक जाते हैं। ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेती है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तियां बनाती हैं। खाद्य रिक्तियों के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सेल पदार्थों में किया जाता है। ये सेल पदार्थ कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन कैसे होता है? वर्णन कीजिए। तो मुख गुहा उत्तर है, मुख गुहा में होने वाले पाचन क्रिया में भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। लार ग्रंथियां से निकली लार भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लार में उपस्थित एंजाइम भोजन को चिकना व लुगदीदार बना देता है। आमाशय में भोजन को आमाशयी पाचन रस में उपस्थित एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। आमाशय में पाचन के बाद जब भोजन गिरणी में पहुंचता है तो यकृत से आया पित्तरस भोजन से
भोजन से अभिक्रिया करके वसा का पासीकरण कर देता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे अग्नाशय से आए पाचन रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं और ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देते हैं। गृहिणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है तो वहां आंतरिक रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यानी लास्ट क्वेश्चन है अपना। पौधों के लिए बाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है बाष्पोत्सर्जन का महत्व। इसके द्वारा पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, इससे पौधों में जल का विनियमन होता है। यह पौधों में एक खिंचाव पैदा करता है, जिससे जड़ें मृदा से लवण एवं जल को अवशोषित करके पौधों में ऊपरी भागों में पत्तियों तक प्रेरित कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में ये है, धमनियों की तुलना में सिराओं में पतली दीवार क्यों होती हैं? तो धमनियां और सिराओं में अंतर। धमनियों में रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को अधिक दाब के साथ होता है। यह शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जबकि सिराएं रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्र होता है या करती हैं कौन? सिराएं, जिससे कोई अधिक दाब नहीं होता है। इसलिए सिराओं की दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली होती हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।